आइसक्रीम इंडस्ट्री से एक प्रोडक्ट से भली भांति बहुत से लोग परिचित हैं, लगभग सभी लोग परिचित होंगे। आइसक्रीम स्टेबलाइजर, जिसके विषय में मैंने पहले भी वीडियो बनाया है। आइसक्रीम स्टेबलाइजर कैसे बनाना है इसका भी पूरा प्रोसेस बताया है। उसके बाद भी हमें कमेंट्स आए कि सर जी हमें आइसक्रीम स्टेबलाइजर को लेके बहुत कन्फ्यूजन है, इसे आइसक्रीम में उपयोग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये खाने में उचित है या अनुचित है। ये कई भ्रांतियां ये आज की नहीं बहुत पहले से चली आ रही है। तो आज का वीडियो मैंने उसी विषय पे बनाया है। हो सकता है इसकी सत्य कथा से मैं आपको अवगत करा सकूं और आपके मन में पली हुई भ्रांतियों को अलग कर सकूं। हर बार की तरह इस बार भी आपका आइसक्रीम खजाना दीनानाथ ग्रुप में स्वागत है। मैं मनोज कुमार आज एक नए वीडियो के साथ, एक नए उत्साह के साथ आपके सामने फिर से हाजिर हुआ हूं। चलिए चलते हैं, देखते हैं कि आइसक्रीम स्टेबलाइजर है कौन सी बला। जैसा कि पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया कि आइसक्रीम स्टेबलाइजर कोई एक प्रोडक्ट नहीं है। इसका काम है प्रोडक्ट को स्टेबल करना, मतलब स्थिरता प्रदान करना, उसको एक बाउंडिंग प्रदान करना, उसकी शाइनिंग देना, उसकी माउथ फीलिंग को बरकरार रखना, लंबे समय तक के लिए स्टोर करना। इस तरह के कई इसमें गुण पाए जाते हैं। अब कई लोग के क्वेश्चन ये थे कि आइसक्रीम स्टेबलाइजर के पुराने वीडियो में आपने जो कुछ बताया उसमें कई प्रोडक्ट का वर्क तो सेम है, क्या सबका यूज करना चाहिए या किसी एक का यूज करना चाहिए? तो मित्रों एक चीज बता दूं, कई प्रोडक्ट इसमें ऐसे हैं जिनका टेम्परेचर के साथ ही गेम होता है। टेम्परेचर के आधार पर वो अपना वर्क करते हैं, उसके बाद निष्क्रिय हो जाते हैं। उनकी निष्क्रियता को आगे बढ़ाने के लिए अदर प्रोडक्ट उसको एक बल देता है, उसको एक सपोर्ट देता है, उसको फिर से खड़ा करता है। इसलिए आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आइसक्रीम स्टेबलाइजर बनता कैसे है, ये इसका सोर्सेस क्या है, वेज है कि नॉन वेज है। दोबारा पुनः इसमें मैं प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा, तो बने रहिए वीडियो में। देखते हैं आगे क्या है। आगे चलने से पहले एक विशेष जानकारी आप लोग को होना बहुत जरूरी है। जितने भी खाद्य पदार्थ हैं उसमें एक यूनिक कोड नंबर होता है। उस यूनिक कोड नंबर को ई कोड नंबर बोला जाता है। वह ई कोड नंबर क्या होता है, पहले इसको जान लेते हैं। यूनिक कोड नंबर की शुरुआत अमेरिका से द यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा चालू किया गया। प्रत्येक औषधि एवं खाद्य पदार्थों में इन्हीं के द्वारा एक ई नंबर दिया गया, जिससे सारी जानकारियों को लिखने से अच्छा है कि ई कोड के द्वारा उसे पहचाना जा सके। यह ई कोड आप गूगल ताऊ से या गूगल ताऊ की मदद से डाउनलोड कर सकते हैं। आगे भी मैं जो भी स्टेबलाइजर के इंग्रेडिएंट हैं या जिनकी चर्चा मैं आपसे करने जा रहा हूं, वहां भी ई कोड के बारे में बताऊंगा। वो ई कोड आप सर्च करके देख सकते हैं और ये निर्णय ले सकते हैं कि आइसक्रीम स्टेबलाइजर का उपयोग आइसक्रीम में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। निर्णय आपका। आइसक्रीम स्टेबलाइजर में मुख्यतः 7 घटक या पदार्थों का उपयोग किया जाता है। वो पदार्थ कहाँ से हमें प्राप्त होते हैं, उनका वर्क क्या है और उनका नाम क्या है, चलिए इनके बारे में जानते हैं। आइसक्रीम और आइसक्रीम स्टेबलाइजर, ये दोनों में सबसे पहला पदार्थ है या घटक है प्रोटीन। प्रोटीन के कुछ सोर्सेज क्या हैं मैं आपको बता दूं। पहला सोर्स है
दूध, दही, पनीर। फिर आता है नॉन वेज में अंडा, मांस, मछली। एक सोर्स और है जो हमें पेड़ पौधों के सीड्स या उनके अंदर निकलने वाले कुछ द्रव्य से प्राप्त होता है, जैसे चना, मूंग, सोयाबीन इत्यादि। चूंकि हम लोग आइसक्रीम का निर्माण करते हैं, आइसक्रीम बनाते हैं, खाने का ये एक अच्छा व्यंजन है, तो हमें प्रोटीन की मात्रा एक निर्धारित एक औसतन पे रखना उचित रहता है। इसलिए प्रोटीन का उपयोग करना बहुत ज़रूरी है और समझ के करना है। वेज करना है, नॉन वेज करना है, ये आप पे निर्णय है, लेकिन करना पड़ेगा और करते हैं और करेंगे। आइसक्रीम स्टेबलाइजर में सबसे प्रमुख पदार्थ या एक घटक है जो हमें बीज गूंद से प्राप्त होता है। मतलब बीज से जो गम प्राप्त होता है, किसी सीड से जो गम प्राप्त होता है, सीड को पीस कर पाउडर बनाने के बाद उसका वर्क एक गम की तरह हो जाता है, गोंद की तरह हो जाता है, उसको बीज गम बोलते हैं। तो बीज गम में क्या क्या आता है? ग्वार गम, कैराबिन गम और साइलेनियम हस्क। अब इसमें ग्वारगम क्या है? ग्वारगम यह एक फली है, जैसे मटर की फली होती है, मटर की फली के अंदर मटर के दाने होते हैं, उसी तरह ग्वारगम की फली के अंदर भी एक दाने पाए जाते हैं। उस दाने को सुखाकर पाउडर के रूप में तैयार किया जाता है, तो वह एक गम का काम करता है, एक बाउंडिंग का काम करता है, एक स्टेबिलिटी प्रदान करता है, अपने आइसक्रीम को बहने, गलने, रोकने के लिए स्टेबिलिटी प्रदान करता है। लेकिन यहाँ पर हमें एक बात का विशेष ध्यान करना है कि जब भी हम आइसक्रीम या कोई भी खाद्य पदार्थ बनाएं, तो सबसे पहला काम है पानी का पीएच वैल्यू देखना। पीएच वैल्यू का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। 5 to 7 पीएच के 20 का अगर हम पानी लेंगे, तो ग्वार गम की जो क्षमता है, जो उसके गर्म होने की और ख़त्म होने की क्षमता है, वो 80 डिग्री के बाद डेड हो जाएगा। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम आइसक्रीम मिक्स बनाते हैं तो उसका टेम्परेचर 75 to 80 के बीच रखते हैं। उसका कारण ही यही है कि हम जो आइसक्रीम स्टेबलाइजर यूज कर रहे हैं, ये निष्क्रिय ना होने पाए, ये अपना कार्य करे, इसके लिए टेम्परेचर को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमेशा ध्यान रखिए, 5 to 7 पीएच वैल्यू के बीच में अपने को पानी या दूध का निर्णय लेना है, पानी या दूध लेना है, और ये चेक करके ही लेना है। ग्वार गम की पैदावार अपने भारत में बहुत होती है, मुख्यतः है राजस्थान में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अब तो लगभग सभी जगह इसकी खेती प्रॉपर रूप से की जाने लगी है, इसलिए यह पूर्णतः वेज है, आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक उसी प्रकार आता है कैरोबिन गम। कैरोबिन गम भी एक बीज है, इसको टिड्डी बीन गम भी बोलते हैं। टिड्डी बीन गम का मतलब कोई कीड़ा नहीं है, इसकी जो फली होती है, इसका जो फल होता है, ये टिड्डी के आकार का होता है, इसलिए इसे टिड्डी बीन गम भी बोलते हैं। फिर इसी कैटेगरी में एक आता है साइलेनियम हस्क। साइलेनियम हस्क से आप लोग भली भांति परिचित हैं। इसबगोल की भूसी, इसबगोल की भूसी का उपयोग लगभग सभी लोगों ने किया होगा। हर किराने की दुकान पे इजली मिल जाता है। यह एक भूसी है, एक बीज का कवर है, कवच है। जैसे गेहूं के एक छिलका होता है, उसी तरह ये साइलेनियम का ऊपर की परत है, उसका जो पाउडर बनता है उसको साइलेनियम हस्क या इसबगोल की भूसी बोलते हैं। मेडिसिन में भी इसका बहुत उपयोग होता है।
डाबर के भी आते हैं, नेचर केयर के भी नाम से आते हैं। ये अपने शरीर को बहुत फायदा देता है, अपनी पाचन क्रिया को दुरुस्त रखता है। जिनको डायबिटिक है, डायबिटिक में बहुत इसका बड़ा योगदान है, कंट्रोल रखता है, बीपी को मेंटेन करता है। तो स्वाभाविक है इसका यूज किया जा सकता है। सीड गम में इन तीनों में से किसी एक का उपयोग आप बेहिचक कर सकते हैं मेरे हिसाब से। ग्वार गम का ई कोड नंबर होता है E412। कैरोबीन या LBG लैक्टस बीन गम का ई कोड नंबर होता है E410। इसी तरह सेलेनियम हस का भी ई कोड नंबर होता है E410। आइसक्रीम स्टेबलाइजर में एक प्रोडक्ट और यूज किया जाता है जो हमें समुद्र से प्राप्त होता है, यानी समुद्र की एक तरह की काई है या एल्गी है या एक शैवाल है, किसी भी भाषा में आप समझ लें। ये हमें समुद्र से प्राप्त होता है, एक प्रकार से समुद्र का एक पौधा है। ये प्रोसेस के द्वारा इससे जो प्रोडक्ट हमें प्राप्त होता है उसमें है कैराजेनिन, एल्गिनेट और अगर अगर। ये तीनों प्रोडक्ट भी स्टेबलाइजर में उपयोग किए जाते हैं। इनका भी काम बाउंडिंग का होता है। अब आप कहेंगे कि जब सबका काम बाउंडिंग का है तो हम सब क्यों मिलाते हैं? सब हम इसलिए मिलाते हैं कि पर्टिकुलर हर प्रोडक्ट की बाउंडिंग एक टेम्परेचर पे निर्धारित है, जैसा मैंने पहले बताया। उदाहरण बताया कि ग्वार गम की अंतिम क्षमता 80 डिग्री तक है। कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो 35 में अपने को स्टेबल करके अपना, एक आपने रेस देखा होगा ना, कौन सा रेस बोलते हैं कि लोग दौड़ते हैं और हाथ में कुछ देते जाते हैं। सेम प्रोडक्ट ये अपना भी वही वर्क करता है, ये अपना कार्य करता है और अपनी दूरी तय करने के बाद अगली दूरी तय करने के लिए दूसरे प्रोडक्ट को अपनी कमान संभालने को दे देता है। हो गया क्लियर? तो अब एल्गिनेट, कैराजेनिन और अगर अगर, ये तीनों में से कोई एक प्रोडक्ट ही स्टेबलाइजर मैन्युफैक्चरर यूज करते हैं, या तीनों यूज करते हैं तो उनका एक अलग प्रोसेस रहता है, उनका एक अलग पैमाना होता है। कर भी सकते हैं, नहीं भी करते हैं। ओवरऑल आपको ये क्लियर हो गया कि ये भी एक वेज है, नॉन वेज नहीं है। जिलेटिन की जगह कैराजेनिन भी हम लोग या अगर अगर का जेली बनाने में उपयोग कर सकते हैं। एल्गिनेट का ई कोड नंबर है E401 और कैराजेनिन का ई कोड नंबर है E407। अगला प्रोडक्ट है पैक्टिन। चलिए पैक्टिन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। यह भी प्रकृति का ही एक दिया हुआ वरदान है। कैसे है? ये फलों के छिलकों से प्राप्त किया जाता है। सेब के छिलके हुए, आंवले के छिलके, स्ट्रॉबेरी के छिलके। इसका भी गुणधर्म वही है जो मैंने पहले बताया कि फलों के ऊपर काले काले स्पॉट्स जो आ जाते हैं, एक दाग बन जाता है जिसको हम लोग खराब समझ के फेंकते हैं। एक्चुअल में वो पैक्टिन का निर्माण होना चालू होता है। बात सही है कि वो खराब है, क्योंकि एक प्रोसेस के बाद हम उसको यूज करते हैं। डायरेक्ट यूज करेंगे तो हमारे लिए हानिकारक है। मैं एक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो फलों में बहुत जल्दी दाग पड़ जाते हैं वो सिर्फ पैक्टिन के कारण ही पड़ते हैं। पैक्टिन उनमें से निकलना बाहर हो जाता है, मतलब वो उस अपने घर को छोड़ के दूसरे घर को देखने के लिए आतुर हो जाता है। सीधी भाषा में ये बोला जाए। हमारे ख्याल से आज के वीडियो में आपको ये क्लियर हो गया होगा कि स्टेबलाइजर का उपयोग करना उचित है या अनुचित,
अगर हो गया हो तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, हमें अच्छा लगेगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो पहले की तरह कुछ कर दीजिए, कुछ बजा दीजिए, और हो सके तो थोड़ा बहुत समझ लीजिए। करते हैं फिर अगली मुलाकात बहुत जल्द, एक नए वीडियो के साथ, एक नए सेशन के साथ। तो सबको मेरा राम राम।